मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे वो विश्व इतिहास में एक शीत युद्ध चैप्टर है। उस शीत युद्ध की हम लोग बात कर रहे थे और शीत युद्ध के बाद जो है हम लोग यूरोप के एकीकरण की चर्चा कर रहे थे। यानी इसके जस्ट पिछले वाली क्लास में हम लोग यूरोप के एकीकरण पर चर्चा कर रहे थे और आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यूरोप का जो एकीकरण हुआ वो राजनीतिक रूप से एकीकरण करने का प्रयास किया गया, सैनिक या सैन्य एकीकरण किया गया और आर्थिक एकीकरण किया गया। इन सभी का सम्मिलित परिणाम ये हुआ कि 1990 के दशक आते आते यूरोप का जो है वो सम्मिलित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैन्य सभी दृष्टिकोण को मिलाते जुलाते पूरे यूरोप को एकीकृत कर दिया गया। जितना हो सका बन पड़ा। यूरोप का एकीकरण जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, देखिए विश्व इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये शीत युद्ध के पैरेलल ये चलेगा। यूरोप का एकीकरण या विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में क्या स्थिति बनी, विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में हुआ। यूरोप अखाड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वो के बाद पूरे यूरोप में भय का वातावरण था, माहौल अशांत था। यूरोप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से बर्बाद हो गया था। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। लोग बहुत संख्या में मारे गए थे। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और तमाम प्रकार की समस्याएं, इतने भयंकर युद्ध के बाद यूरोप में तमाम प्रकार की समस्याएं, जिसको कुछ शब्दों वाक्यों में कहना संभव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जहां पर करोड़ों लोग मारे गए हों, तो किसी के घर में यदि एक व्यक्ति की क्षति हो जाती है असामयिक, तो आप समझते हैं कि उसको हम लोग व्याख्या नहीं कर पाते हैं कि उसके घर में अब कौन कौन सी समस्या आएगी। दूर से नहीं पता चलता है, जिसके घर में ये हो रहा होता है उसको पता चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूरोप में जब करोड़ों लोग मारे गए होंगे, तो ये भीषण तबाही के बाद यूरोप की कितनी दयनीय स्थिति होगी आप महसूस कर सकते हैं, आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग यूरोप के एकीकरण में राजनीतिक एकीकरण की बात कर रहे थे। राजनीतिक एकीकरण में इसको हम थोड़ा साफ करते चले, थोड़ा बताते भी चले। यूरोप के एकीकरण में पिछला जो क्लास हुआ उसमें थोड़ा सा ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क इशू हो रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कोई नेटवर्क इशू न रहे। तो अभी जो बात हम करेंगे वो यूरोप के एकीकरण की चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि एक तरफ तो अमेरिका है, दूसरे बीच में यूरोप है और दूसरे तरफ यूएसएसआर है, सोवियत संघ रूस। अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में पूरा यूरोप है। जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ तो अमेरिका शक्तिशाली बन करके उभरा और यूएसएसआर की स्थिति भी ठीक थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ ही समय बाद, कुछ ही वर्षों बाद वह भी जो है वो आणविक संपन्न राष्ट्र हो गया, परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गया। वह क्या परमाणु परीक्षण कर लिया। आपको पता है 1953-54 में जो यूएसएसआर है वह भी जो है वो परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गया था। दो भयंकर राष्ट्र हो गए जिनके पास परमाणु बम है, बाकी के पास किसी के पास है नहीं। थोड़े बहुत जो गोली बंदूक बारूद थे वो भी सब सेकेंड वर्ल्ड वार में खत्म हो गया। अब दोनों को डर लग रहा है
एक तरफ अमेरिका है, दूसरे तरफ रूस है, और बीच में ये बच गया यूरोप। ये यूएसए है, ये यूएसएसआर है, और ये बीच में जो है यूरोप हो गया, यूरोप। ये दोनों बगल से मोटे मोटे जो खा खा करके मोटे हो गए, ये दबा रहे हैं यूरोप को। कहिएगा सर भारत औरत कहां गया, अफ्रीका के देश, एशिया? अरे वो सब तो अभी बहुत नादान है, या तो जन्म ही नहीं लिए हैं। भारत का जन्म तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ ना, आजादी हुई। नहीं समझ रहे बात के? इस सब की बात हम लोग तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत करेंगे। भारत की बात, मिस्र की बात, युगोस्लाविया की बात, इस सब की बात हम लोग थोड़ा करेंगे, लेकिन 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 अभी अभी जो बात करेंगे वो अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में जो यूरोप फंसा है 1945 के बाद, विश्व युद्ध हो गया। अब यूरोप में छोटे छोटे, चूंकि छोटा महाद्वीप है ना यूरोप, इसमें छोटे छोटे ढेर सारे देश हैं यूरोप में। और यूरोप का आप माजरा समझिए, नहीं तो कांड हो जाएगा। ये बहुत ही बच्चा वाला बात मैं बता रहा हूं कि यूरोप को आप दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये यूरोप है, तो यूरोप को आप दो भागों में बांटिए। एक 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 पश्चिमी यूरोप हो जाएगा, एक एक वेस्ट यूरोप, एक ईस्ट यूरोप। जो पूर्वी यूरोप होगा और रूस के साइड में होगा, और पूर्वी यूरोप में जो भी देश होंगे, अल्बानिया, बुल्गारिया, जो भी हो, ये सब जो देश होंगे ये साम्यवाद के प्रभाव में होंगे। रूस में चल रहा था, यूएसएसआर में साम्यवाद, तो इधर साम्यवाद का प्रभाव होगा। और इधर जो अमेरिका से जो सटे देश होंगे, अमेरिका से जो सटे हुए देश रहेंगे, यहां पर पूंजीवाद का प्रभाव रहेगा। यानी पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला। नहीं समझ पा रहे हैं बात? तभी तो द्विध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ, दो ध्रुवों में। एक धुरी पर अमेरिका है, दूसरी धुरी पर रसिया है, और ये कुछ पश्चिमी यूरोप के देशों को मुख्य रूप से लपेटा हुआ है, और ये पूर्वी यूरोप के देशों को लपेटा हुआ है। इन लोग इतना बंटवारा करने लगे दुनिया को कि आप समझिए, बीच में वो यहां जर्मनी पड़ रहा है, तो जर्मनी का जो पश्चिमी हिस्सा है ये अमेरिका ये सब खा गए, और जर्मनी का जो पूर्वी हिस्सा है वो रूस खा गया। मतलब उसको बांट लिए। जर्मनी को पते नहीं, जिसे हो है वो कहानी कहावत की, राजा को पता नहीं मुसहर गांव बांट लिया वाला कंडीशन है। यहां पर जर्मन वासियों का था, लेकिन जर्मनी को इन लोगों ने बांट लिया। नहीं समझ रहे बात के? किसको? तो ये तो यहां पर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप को अमेरिका और रसिया वालों ने बांट लिया था। तो पूरा यूरोप एक होना चाहता था। ये देख समझ रहा था कि अमेरिका और रसिया हम लोगों को नचा रहे हैं, बंदर का नाच नचा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में यूरोप क्यों ना, यूरोप मूर्ख थोड़ी था। आप प्रबोधन का जो काल था, पुनर्जागरण का जो काल था, वो कोई अमेरिका में नहीं हुआ था, रसिया में नहीं हुआ था, और न ही एशिया में हुआ, तो यूरोप में था। आधुनिक काल में यदि सबसे पहले कोई जगा तो यूरोप जगा। चर्च, पोप, पादरी, धर्मांधता, मतांधता, इन सब चीजों से यदि कोई सबसे पहले उभरा आधुनिक काल में, तो यूरोप उभरा। लेकिन यूरोप इतना ज्यादा आगे निकलने लगा, आगे आगे कूदने लगा कि मारा मारी, फैटा फैटी, वर्ल्ड वार का ये केंद्र हो गया, बर्बाद हो गया। अब फिर से अपने आप को पुनर्जीवित या पुनर्गठित करने का ये प्रयास यूरोप करेगा। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी यूरोप का जो एकीकरण होगा, यूरोप एक होना चाहेगा। ये चाहेगा कि जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है अब बन के तैयार हुआ है, 13 कॉलोनी थे ना यहां उपनिवेश,
13 उपनिवेश जो है जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरा ये जो अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये एकीकृत हो गया था। उसी प्रकार से इनको लगता था कि पश्चिमी और पूर्वी यूरोप क्यों न एकीकृत होकर के एक सशक्त भूमिका में निभाए, चूंकि इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा लगभग एक जैसी थी। इनकी जो संस्कृति थी, इनका जो कल्चर था, वो लगभग पूरे यूरोप में एक जैसा था, लगभग। ऐसे कंडीशन में ये एक होना चाहते थे। सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण का सवाल पैदा होता है। राजनीतिक रूप से एक नहीं होंगे तो इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का बड़ा मेलजोल संभव नहीं है, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो यहाँ के शासक हैं वो एक होने देना चाहेंगे तब तो शासक जो हैं वो सबसे पहले एक अपने आप को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने आपको कहा कि एकता के सूत्र में बांधने के लिए 1929 की बात है। फ्रांस के विदेश मंत्री बिंड थे उस समय, और बिंड महोदय ने ये प्रयास किया कि पूरा यूरोप जो है एक हो जाए। ये 1929 ईस्वी का दौर था जब वर्ल्ड वार पहला खत्म हुआ था और दूसरा होने को था। 1929 ईस्वी में ये एकता की बात कर दिए थे। फ्रांस के ये विदेश मंत्री थे। दूसरी बार 1943 का बात है, 21 मार्च 1943 ईस्वी को रेडियो पर चर्चिल महोदय ने भाषण दिया कि भाई हमको क्या करना चाहिए कि हम पूरे यूरोप को एक होना चाहिए। चर्चिल इंग्लैंड के थे, प्रधानमंत्री बाद में ये बनते हैं। तो ये चर्चिल महोदय जो थे वो सबसे पहले 21 मार्च 1943 को ये रेडियो में भाषण दिए बीबीसी लंदन से। यही व्यक्ति चर्चिल सितंबर 1946 ईस्वी में जो है ये क्या करते हैं कि जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख होता है, ज्यूरिख में ये जाते हैं और इसके बाद जो है ये यहां पर भाषण देते हैं कि हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। एकता के लिए प्रयास किए गए और यही कारण है कि 5 मई 1949 ईस्वी को 5 मई 1949 ईस्वी को जो है 5 मई 1949 ईस्वी को जो है वो काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन किया गया। द हेग में जो है द हेग नीदरलैंड की राजधानी है, वहां पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ। ट्रीटी ऑफ लंदन साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ लंदन साइन किया गया। द हेग में बैठक बुलाई गई। द हेग जगह है नीदरलैंड में, एक बैठक बुलाई गई और ट्रीटी ऑफ लंदन साइन किया गया 5 मई 1949 ईस्वी को। अब कहा गया कि हम लोगों को राजनीतिक रूप से एक हो जाना चाहिए यूरोप को। शुरुआत में कुछ एक आध दर्जन देश शामिल हुए, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारे यूरोप के देश इसमें शामिल हो गए। बाद में यही विकसित होते जो है ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप है वो यूरोपियन यूनियन के रूप में कन्वर्ट हुआ। 1990 के दशक में आप यूरोपीय यूनियन पढ़ते होंगे। 1 जनवरी 1993 ईस्वी को यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ, जिसमें एक मुद्रा, एक झंडा, एक राष्ट्रगान एक गान, चूंकि एक राष्ट्रीय नहीं है तो राष्ट्रगान नहीं, एक गान, यानी यूरोपीय यूनियन का एक एंथम होगा, उसका फ्लैग होगा, उसका मुद्रा होगा, मनी होगी उसकी, तो उसका एक अलग ही उसकी एक व्यवस्था होगी, उसका एक पार्लियामेंट होगा उसकी। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा यूरोप अपने आप को एक देश के रूप में बनाने का प्रयास किया। कुछ जो देश थे यूरोप के वो चाहते थे कि बड़ा सशक्त एक यूरोपीय यूनियन बनना चाहिए, और कुछ चाहते थे कि थोड़ा ढीला ढाला बनना चाहिए, हमारा भी अस्तित्व होना चाहिए। बात समझिए, नहीं समझ रहे हैं बात के। 15-20 भाई हैं, उसमें से जो थोड़े कमजोर हैं वो ये चाहेंगे कि पूरा एक गार्जियन के नेतृत्व में हम लोग रहें, सब कोई कमा कमा के देवे और हम क्या करें कि एक साथ रहें, ये फॉर्मूला। और जो थोड़े स्ट्रोंग रहेंगे वो चाहेंगे कि हम अपना अस्तित्व बनाएं। इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश चाहते थे कि हमारा खुद का अस्तित्व रहे,
बात समझने का प्रयास करिएगा। नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, पुर्तगाल हो गया, कुछ ऐसे कमजोर जो देश थे वो चाहते थे कि नहीं नहीं, स्वतंत्रता के चक्कर में यदि रहिएगा ज्यादा तो हम लोग विश्व में बाकी से तुलना नहीं कर पाइएगा, इसलिए सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप कल्पना करिए कि भारत एक नहीं होता, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट नहीं होता, सभी राज्यों का एक संघ नहीं होता। भारत में यदि भारत में से किसी को अलग होने का यदि प्रस्ताव दिया जाए तो क्या झारखंड भारत से अलग होने का प्रयास करेगा क्या, या फिर बिहार भी नहीं होना चाहेगा, या फिर उड़ीसा होना चाहेगा क्या? नहीं अलग होगा। अलग होने के लिए कौन विडंबना कर सकता है? पंजाब। पंजाब कहेगा कि हम इतना पावरफुल हैं और हमको जो है वो कमाते हम हैं और खा कोई दूसरा जाता है। तमिलनाडु में अलगाववाद की बात हो सकती है, वो कहेगा कि हम जो है वो बहुत ज्यादा सशक्त है और बाकी हमारा जो पैसा है, हमारा जो बजट है वो काट करके दूसरे राज्यों में खर्च कर दिया जाता है। नहीं समझ पा रहे बात को? तो कुछ इस प्रकार से जो है लोग जो है वो इस प्रकार से मतलब चलती है व्यवस्था कि कौन अलग होना चाहेगा और कौन अलग नहीं होना चाहेगा। तो इस तरीके का राजनीतिक एकीकरण का प्रयास किया गया। आपने देखा, ये सब हम आपको पहले भी पढ़ा चुके थे। जर्मनी को जो है वो 30 अक्टूबर 1990 ईस्वी तक आते आते एक कर दिया गया, ये याद रखिएगा। इधर जो पश्चिमी जर्मनी था उसका नाम जर्मन संघीय गणराज्य रखा गया था अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा। जो पूर्वी जर्मनी था उसको जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य रखा गया, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य ये रखा गया जो है वो रूस के द्वारा। तो पूर्वी जर्मनी को रूस खा गया था और पश्चिमी जर्मनी को अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड कब्जा करके रखे हुए थे। बाद में इसको एकीकृत कर दिया गया 30 अक्टूबर 1990 को। जब पूरा यूरोप एकीकृत हो रहा है तो जर्मनी कैसे अलग अलग हो सकता है? पहले तो जर्मनी को साटना होगा, तब ना पूरा यूरोप एकीकृत होगा। नहीं समझ रहे बात के? तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो यूरोप के एकीकरण में राजनीतिक एकीकरण की बात अभी नहीं करेंगे। हम लोग अभी बात करेंगे सैन्य रूप से या आर्थिक रूप से जो एकीकृत हुआ है उसका चर्चा हम लोग करने वाले हैं। बात समझ रहे होंगे कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, यूरोप कैसे एकीकृत हुआ है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यूरोप जो है वो किस तरीके से एकीकृत हो गया है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यूरोप एकीकरण का प्रयास क्यों नहीं करेगा? यूरोप तो एकीकरण का प्रयास करेगा ही करेगा। नहीं समझ रहे बात के? तो सबसे पहले अब जो है हम लोग सैनिक एकीकरण की बात करेंगे। इसको राजनीति को मिटा देते हैं और सैन्य एकीकरण की बात करेंगे। बढ़िया नहीं चल रहा है। सैन्य एकीकरण का प्रश्न है कि ये जो है यूरोप में सैन्य एकीकरण के लिए क्या क्या किया गया। मतलब जर्मनी का सेना अलग होगा, फ्रांस का अलग होगा, इटली का अलग होगा, सो नहीं, सबका सैनिक एक हो। जब सैनिक सबका एक होगा पूरे यूरोप का तो मारामारी होगा क्या? आप समझिए, क्या बिहार के सैनिक झारखंड के सैनिक से लड़ाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसको ऊपर से सबको क्या कर दिया गया? एकीकृत कर दिया गया है। सब किसी एक ही ढांचे के अंतर्गत हैं, तो कैसे लड़ेंगे? बंगाल का सैनिक और बिहार का सैनिक झारखंड का सैनिक थोड़ी फैटाफैटी कर लेगा, नहीं करेगा। उसके ऊपर भी कोई गार्जियन बैठे हुए हैं। इसलिए तो ये यही चाहते थे कि सैन्य रूप से क्या कर दिया जाए? एकीकृत कर दिया जाए। सबसे पहले जो है वो सैनिक सुधार के रूप में यूरोप में जो है वो डंकर्क जो है वो डंकर्क, जैसे कर्क होता है ना, तो कर्क, तो डंकर्क संधि जो है साइन किया गया था 1947 में तुरंत। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी खत्म हुआ, थोड़ा बहुत शांति हुई, ठीक है, तो यूरोप के लोग, और शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया, तो यूरोप अपने आप को थोड़ा संगठित करने का सैन्य रूप से भी प्रयास किया। तो सबसे पहला जो साइन किया गया वो डंकर्क संधि किया गया। ये आपको 1947 में साइन किया गया और ये 5 साल के लिए साइन किया गया था।
और ये जो साइन हुआ था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ये जर्मनी से डरते थे, यदि जर्मनी फिर से यदि अपने आप को रीजनरेट करके और फिर से हम लोगों पर हमला करेगा तो हम लोग उसको मारेंगे। तो ये शुरुआत हुआ था, लेकिन ये पूरे यूरोप का बात नहीं कर सकते हैं, इसको गुटबंदी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला डंकर्क संधि हुआ था, तो इसको याद आपको रखना है। सबसे पहला जो हुआ सर वो डंकर्क संधि हुआ, डंकर्क संधि, ठीक बात है। ये कब हुआ सर? तो 1947 में। कब हुआ सर? 1947 में। किसके किसके बीच हुआ सर? तो यह जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ सर। किसके किसके बीच में हुआ सर? तो इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ, ये संधि हुआ। डंकर संधि किसके किसके बीच हुआ सर? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। क्यों हुआ? हम हम और आप कुछ संगठन बनाएंगे, तो क्यों बनाएंगे? किसी को मतलब कुछ लाभ होगा तब तो। दो देश यदि कुछ एक गठबंधन करते हैं तो कुछ ना कुछ उनका लाभ होगा। या तो विशेष करके यदि हम लोग आर्थिक की बात ना करें, धन संपत्ति बिजनेस की, तो सैन्य रूप से यदि संगठन बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि दूसरे से बचाव के लिए बना रहे होंगे या दूसरे को मारने के लिए बना रहे होंगे। नहीं समझ बात के? यदि सैन्य रूप से यदि कोई संगठन बनाता है दो देश, तो या तो दूसरे को मारने के लिए बनाएगा, या तो यदि वो हमला न कर दे तो वो की मिलजुल करके उसका हम लोग डिफेंड करेंगे, तो बचाव करेंगे हम लोग मिल करके उसके लिए। तो इसलिए जो है ये जर्मनी से डरे हुए थे, जानते थे जर्मनी में बीच बीच में कोनो पागल तैयार होता है। तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सैनिक समझौता के रूप में जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड, यूरोप की यदि बात की जाए तो फ्रांस और इंग्लैंड में जो है पंचवर्षीय एक समझौता किया गया 1947 में। तो ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये किसके विरुद्ध किया गया सर? तो आप कह सकते हैं कि ये जर्मनी के विरुद्ध किया गया था, जर्मनी के विरुद्ध। आपको सवाल आएगा कि डंकर्क समझौता जो था, डंकर्क समझौता या संधि, वो किससे रिलेटेड है? तो आपको डंकर्क संधि एक प्रकार की संधि है, राजनीतिक संधि, आर्थिक संधि, आर्थिक समझौता, सैन्य समझौता। तो आपको सैन्य समझौता टिक लगाना चाहिए। पहला बात कि ये सैन्य समझौता है, सैन्य। डंकर्क संधि कब हुई थी? तो ये 1947 में। नहीं समझ रहे बात के? तीसरी बात कि डंकर्क संधि किसके और किसके बीच हुई थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। चौथी बात कि इंग्लैंड और फ्रांस डंकर्क संधि 1947 में जो किए थे वो किसके विरुद्ध किए थे? तो जर्मनी के विरुद्ध किए थे। क्लियर बात है? तो ये आपको जो है ऐसा कहानी चल रहा था। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 1947 में तो ये बात हो गई। 1948 में एक और संधि हुई जिसका नाम रहेगा ब्रुसेल्स संधि। क्या नाम रहेगा? ब्रुसेल्स संधि। इसका नया नाम जो है वो पश्चिमी यूरोपीय यूनियन भी आजकल कहा जाता है। इसमें आपको यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब मिलजुल करके जो है वो आपको संधि करते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं बात के? तो ये जो है ब्रुसेल्स संधि जो है वो आपको 1947 में यानी डंकर्क संधि के बाद एक और संधि किया गया जिसका नाम है ब्रुसेल्स संधि। तो पहला ये हो गया। दूसरा जो है वो आपको ब्रुसेल्स संधि, ब्रुसेल्स संधि ये कब होएगा सर? तो ये 1948 में, 47 के बाद 48 में। ये इसमें 4-5 को देश रहेगा, विशेष तौर पर इसमें इंग्लैंड रहेगा, फ्रांस रहेगा, बेल्जियम रहेगा, नीदरलैंड रहेगा। क्या रहेगा? इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। हमने आपको बताया है कि बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग कहां है, पिछली क्लास में हम बता रहे थे। आपको नहीं थोड़ा जानकारी हो तो थोड़ा सा रफ में हम बता देते हैं। जैसे ई जानते हैं, ई है एगो फ्रांस देश और एगो ई जर्मनी। इसके बीच में जो है वो कुछ छोटा छोटा देश देखिएगा। जैसे यहां पर एक आपको लग्जमबर्ग देखिएगा,
यहां पर आप एक बेल्जियम देखिएगा और यहां पर आप एक नीदरलैंड देखिएगा, नहीं समझ गए। फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखिएगा तो एगो लग्जमबर्ग नजर आएगा, बेल्जियम नजर आएगा और नीदरलैंड आएगा। तो यह सब देश जो है, फ्रांस हो गया और इधर आपको एगो थोड़ा सा उस पार इंग्लैंड नजर आएगा। तो फ्रांस और इंग्लैंड किया अपना, और इसके बाद बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सब मिल करके जो है एक ब्रुसेल्स संधि किए। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। आप ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम का एक बहुत बड़ा शहर है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और ब्रुसेल्स संधि किया गया, राजधानी भी है उसकी लंबे समय से। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक संधि करा गया, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम के बीच में। ये 1948 ईस्वी का है। ये आपसी सैन्य संगठन है। ये क्या है? आपसी सैन्य संगठन। ये मिलजुल करके कि यदि हम लोगों को कोई दूसरा मारेगा तो मारेंगे। फ्रांस बहुत डरा हुआ था जर्मनी से, मेरी बात समझिए। फ्रांस बहुत डरा हुआ था। तो फ्रांस कभी इंग्लैंड से संधि करता था, कभी इंग्लैंड के साथ साथ बेल्जियम, नीदरलैंड सब से संधि करता था कि जर्मनी को समय पर पटक पटक के मारा जाए। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबसे पहली जो डंकर्क संधि हुई वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई। ये 1947 में हो गई। ये सैन्य समझौता था 5 साल के लिए जर्मनी के विरुद्ध है। ध्यान रखेंगे उसमें आ जाएगा कि बहुत साधारण सी बात, बच्चा वाली बात, कि डंकर्क संधि के अंतर्गत कौन देश शामिल नहीं था। एगो हो गया इंग्लैंड, एगो हो गया फ्रांस, एगो हो गया जर्मनी। न भैया, जर्मनी के विरुद्ध रहेगा तो जर्मनी कहां से आएगा? जर्मनी से तो डर लगता है। यदि डर लगता है किसी से, कोई यदि खतरनाक देश है तो जर्मनी है सर। नहीं समझ रहे बात के? जर्मनी के ही विरुद्ध तो ये सारे देश समझौता करने में लगे हुए हैं। तो डंकर्क संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी 1947 में। 1948 में जो है एक दूसरी संधि होती है जिसको ब्रुसेल्स संधि कहेंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक संधि होती है जिसमें फिर से फ्रांस और इंग्लैंड रहते हैं। इस बार बेल्जियम और नीदरलैंड को भी ऐड कर लेते हैं। नहीं समझ रहे हैं? ओ हो, नहीं समझ रहे हैं? फ्रांस और इंग्लैंड, तो फ्रांस चूंकि जर्मनी के करीब था, आपको पता है फ्रांस जर्मनी में लंबे समय से लड़ाई हुई है, तो अपना अगल बगल पड़ोसी के सब मिला लिया कि जर्मनी यदि मारेगा तो उसको हम लोग मारेंगे। जर्मनी पागल देश है, उन लोगों को पता था कि जर्मनी का हम लोगों ने शोषण किया है। ओहो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी को लोग बहुत नुकसान पहुंचाए, जानते हैं ना? तो आप किसी को नुकसान बहुत भारी पैमाने पर पहुंचा चुके हैं। लड़ाई में यदि आप पिटा के आए हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मार के आए हैं, दुश्मन है थोड़ा सा कुरफात, तो आपको डर लगता रहता है कि कब जो है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके ले आए कि क्या करे, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है फ्रांस और इंग्लैंड तो जर्मनी को बड़ी मार मारे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी, दोनों में। तो इसलिए इन लोगों की मजबूरी थी कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है ये सब आपस में बात करते रहते थे कि इसको उठने नहीं देना है ऊपर, इसलिए इसको बांट लिए थे। जर्मनी को 2 भागों में बांट लिया था, जानते हैं कि नहीं? फ्रांस, इंग्लैंड और इन्हें अमेरिका को बोला के इन्हें वाला बाएं वाला पोर्शनवा खा गए थे सब, और दाहिने वाला जो पोर्शनवा था वो यूएसएसआर जो है वो मार लिया था बाजी। नहीं समझ गए बात के? इधर वाला को जो है सो जर्मन संघीय गणराज्य रखे थे और उधर वाला का नाम रखा था रूस, जो है वो जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य रखा था। नहीं समझ रहे बात के? कैसे करके काम चला था, सैन्य संगठन इन लोगों का जरूरी था। तो नाटो के आविष्कार से पहले सबसे बड़ा सैन्य संगठन यूरोप का नाटो, जो आज भी जीवित है सर। ये सब छोटे छोटे संधि थे, चूंकि कम देश इसमें शामिल थे। डंकर्क संधि और ब्रुसेल्स संधि और नाटो की यदि तुलना करिएगा तो नाटो तो बहुत बड़ी संधि थी, आज भी कायम है। आज रूस जब यूक्रेन पे हमला करता है तो नाटो वाले जो है आज भी एक्टिव है। नहीं समझ रहे बात के? 4 अप्रैल का वह समय, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी की बात है। नाटो को क्या कर दिया गया कि उसको संगठित करने का प्रयास किया गया।
नाटो की जब से स्थापना हुई है तब से जो है वो नाटो बेफिक्र होकर के चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, यूरोप के रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। नाटो में जो है वो न केवल यूरोप के बल्कि अमेरिकन कंटिनेंट के देश भी शामिल किए जाते हैं। नहीं समझ रहे बात के? नाटो में कई देश को शामिल किया गया है, जो देश इसमें शामिल होना चाहे वो हो सकता है। नाटो के का डिटेल जो है हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि एक पूरा चैप्टर हम लोगों को नाटो के बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी नाटो का बस एक सैन्य संगठन के रूप में एक आंशिक चर्चा या बस नाम गांव आप जान लीजिए यहां पर कि हम लोग यूरोप के एकीकरण की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो है ब्रुसेल संधि तो समझ गए किसके किसके बीच हुआ सर, तो मैं यहां नाम लिख देता हूं सर कि ये हुआ सर, देश थे, यूके लिख रहा हूं, यूके मैंने इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा बेल्जियम हो गया, और प्लस में जो है प्लस में नीदरलैंड। जर्मनी के डरे किया था ये सब, नहीं समझ रहे बात के। अब सबसे बड़े संगठन की चर्चा हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है नाटो। नाटो माने NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यदि विश्व के मानचित्र को यदि हम फट से यदि थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी में समझने का प्रयास करें तो मैं आपको बना करके दिखाता हूं। जैसे ये उत्तरी अमेरिका वाला हो गया और ये आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। इसके बाद ये आपका यूरोप हो गया और ये जो है अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। और इधर जो है ये अरब हो गया, इधर भारत वगैरह हो गया, और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, इधर जापान ओपान हो गया, और इधर ये पूरा रूस चीन हो गया। तो ये आपको जो है ये यूरोप है। ये क्या है सर? ये ऊपरे वाला यूरोप है। ये यूरोप है सर। ये यूएसएसआर को हम अलग ही रखते हैं। ये अफ्रीका है सर, ये साउथ अमेरिका है सर, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है सर, और ये अरब प्रायद्वीप है सर। ये हमारा आई लव माई इंडिया हो गया सर, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया सर। AUS माने ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा विश्व का मानचित्र आप समझने का प्रयास करेंगे। नाटो जो है, नाटो वो इसका नाम कैसे पड़ा? नॉर्थ अटलांटिक महासागर, देखो ये वाला है, एस आकार का इसको कहा जाता है। ये जो आप एस आकार का जो ये महाद्वीप देखते हैं सर, एस आकार का ये जो आप महाद्वीप देखते हैं, ये वाला, ये तो ये आपको अटलांटिक महासागर है सर। ये क्या है सर? अटलांटिक महासागर। तो इसमें अटलांटिक महासागर के जो इर्द गिर्द थे, यहां देखिएगा, यहीं तक नहीं, यहां तक, ये और ये अमेरिका यहां तक जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये अमेरिका है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये यूरोप के वैसे देश जो अटलांटिक महासागर के इर्द गिर्द थे, पहले उनको टारगेट किया गया। ऐसे देश, यूरोप के वे देश अटलांटिक महासागर से टच कर रहे थे। अमेरिका जो है, USA, ये भी जो है अटलांटिक महासागर से टच कर रहा है, ठीक है। तो और यूरोप के वे देश जो अटलांटिक महासागर के पास में है, तो इसलिए नॉर्थ, और ये नॉर्थ वाला है, ये इधर का नहीं है, ये नॉर्थ अटलांटिक की बात हो रही है, नहीं समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहा जाता है। तो ये शुरुआत में ये था कि इन देशों को एक आपसी सैन्य संगठन रखना था, जिससे कि विश्व में विशेष करके यदि USSR पगलाया और ये साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहा था, और इधर यहां पर पूंजीवाद का जमावड़ा है, और ये पूंजीवादियों पर यदि साम्यवादी यदि आक्रमण करते हैं अपनी विचारधारा से या सैन्य क्षमता से या किसी प्रकार से इधर धावा बोलते हैं, इनकी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तब ये चुप नहीं रहेंगे, और इसलिए इन्होंने नाटो का निर्माण किया था। नाटो जो है, आप ध्यान से समझिए, नॉर्थ अटलांटिक महासागर कहां है? उत्तरी अटलांटिक महासागर तो यहां। तो ये अमेरिका और यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप
नहीं समझ बात के। तो ये इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करता है कि इन सब देशों को सुरक्षित वातावरण में रखने का प्रयास करता है। नहीं समझ रहे हैं? अब प्रश्न होता है, इधर यूक्रेन है, रूस के बीच में इधर घुसा हुआ यूक्रेन है, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? नहीं है। आज रहता तो रूस इस पे हमला नहीं कर पाता। और 2008 से ही जो है प्रयासरत है यूक्रेन कि नाटो का सदस्यता मिल जाए, लेकिन नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिल पा रही है। यदि नाटो की सदस्यता यदि मिल जाए यूक्रेन को, तो फिर उसकी औकात नहीं है यूएसएसआर की पूरे यूरोप के देशों से। ओहो हो, नाटो का यह फॉर्मूला है कि नाटो का जो सदस्य देश है उसमें से किसी एक पे आक्रमण यदि कर दिया जाएगा, जैसे अभी नाटो के सदस्य देश में 30 के आसपास हैं, 30 28 को तो पूरे यूरोप के ही हैं, अमेरिका महाद्वीप के दुगो, तो कुल मिलाकर के जो है 30 देश में से किसी एक के ऊपर यदि कोई बाहरी, जो नाटो से बाहर का देश है जैसे रूस, ये ला करके यदि आक्रमण कर देता है तो नाटो पर आक्रमण माना जाएगा। और सब, जैसे एगो बिरनी को खोदिए ना, तो सब बिरनी ये नहीं देखता है कि हमरा खोदा है, सब बिरनी जो है, बिरनी नहीं समझते हैं, चाहे मधमाछी, नहीं समझ बात के, तो उन लोग क्या करता है, एगो के खोद दीजिए और सब जो है सो हमला कर देता। नाटो वही है, बिरनी है, एगो के यदि आप खोद दीजिएगा तो सब जो है वो मारना शुरू करेगा। तो इस नाटो अब कह रहा था कि हमको ये बिरनी के खोता में जो है हमको जगह दीजिए, कौन? यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन को जगह नहीं मिला, और ऐसे में यूक्रेन, लेकिन सपोर्ट है 2008 से उनको जो है लिस्ट में रखे हुए हैं, लेकिन सदस्यता नहीं मिली है, इसलिए हेल्प करता है, नाटो उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प कर रहा है, नहीं तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के नाटो की ये बात है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जो ये वर्ल्ड का मैप बनाया उससे क्या आपको समझ में आ रहा है? यदि नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं है, ये आना चाहिए। तो ये नाटो जो सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के हेल्प के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम लोग करेंगे। नाटो, ये 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। 4 अप्रैल, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भैया इंपॉर्टेंट ये कहानी चल रहा है। इन लोगों ने नाटो की स्थापना कर डाली। कौन कौन देश आप समझ रहे हैं? जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास वाले थे, इन्होंने जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, सब देश जो है वो इन्होंने क्या कर लिया कि नाटो में जो है नाटो की राजधानी भी वहीं रखी गई, उसका जो हेडक्वार्टर जो रखा गया वहीं रखा गया जो ब्रुसेल्स समझौता हुआ था। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को ही जो है वो नाटो का हेडक्वार्टर बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना होती है। लगभग 3.5 मिलियन सैनिक इसमें कार्यरत हैं। 30 देश के लगभग 3.5 मिलियन, मतलब आप मान सकते हैं 3.5 मिलियन 10 से गुणा कर दीजिए, लगभग 35 लाख सैनिक अभी जो है वो कार्य कर रहे हैं। 28 यूरोपियन देश, 2 अमेरिका के देश मिलकर के जो है वो आपको नाटो संचालित कर रहे हैं। तो नाटो जो है वो एक विशुद्ध रूप से सैन्य संगठन है, जो कि यूरोप और अमेरिका के वैसे देश जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के इर्द गिर्द वाले देश हैं, वो उनका एक सैन्य संगठन है। जनरली ये पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो पूंजीवादी देश हैं। नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो पूंजीवादी देश हैं। बात समझ रहे होंगे। तो 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना होती है। नाटो की स्थापना होती है 30 देश 3.5 मिलियन, 30 देश जिसमें के 3.5 यानी 35 लाख सैनिक, इसमें 35 लाख जो सैनिक हैं वो आपको इसमें कार्यरत हैं। ये विशुद्ध रूप से सैन्य संगठन है।
ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा विशुद्ध रूप से सैन्य संगठन है, तो आपको जो है वो एगो यूरोपीय यूनियन दे देगा, एगो कोई और भी दे देगा, नहीं समझ रहे बात के, काउंसिल ऑफ यूरोप दे देगा, और भी कोई दे देगा, और एक नाटो दे देगा। तो नाटो जो है वो विशुद्ध रूप से, ब्रुसेल्स संधि भी सैन्य संगठन था, डंकर्क संधि भी डंकर्क संधि भी सैन्य संगठन था, लेकिन इन सब का अस्तित्व गया काम से। नाटो अभी भी जीवित है। नाटो से सवाल पूछे जाते, नाटो आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बाद में पूरे यूनिट में लास्ट में उसकी चर्चा हम लोग जल्द ही करने वाले हैं, पूरा नाटो पर डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं बताएंगे नहीं तो पूरा कंफ्यूज आ जाइएगा। तो नाटो की जो बात है वो आपको ये है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, ये आप जरूर याद रखेंगे। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है सर, और ब्रुसेल्स कहां है सर? बेल्जियम में है सर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है सर। बेल्जियम कहां है सर? यूरोप का एक देश है सर। फ्रांस और जर्मनी के बीच में लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। बीच में बेल्जियम पड़ता है, हमने आपको बताया हुआ है, नहीं समझ रहे? ओ हो। फ्रांस और जर्मनी के बीच में लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स किसका हेडक्वार्टर बना? नाटो का, नाटो का, नाटो, नाटू नाटू नहीं, नाटू नाटू जो गाना है उसको जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई जो गाना है उसको जो है ऑस्कर मिला है। ऑस्कर एक बहुत बड़ा प्राइज होता है, तो खैर कभी चर्चा होगी तो नाटो से नाटू नाटू याद आ गया, ठीक है। खैर, तो ये आप समझ गए यहां तक, तो नाटो तक हम लोग बात कर लिए। इसके बाद जो है वो आपको पूर्वी, अच्छा नाटो का एक चीज और जो हमको ध्यान आ रहा है कि नाटो की एक विशेषता है कि इसमें अब कुछ दिनों बाद जो है वो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, मतलब कि 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जो साम्यवादी देश अपने आप को मानते थे, रूस के पद चिन्हों पर चलते थे, जैसे आपको अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये ऐसे जो देश थे, या हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया या चेकोस्लोवाकिया हो गया, ये सब जो देश थे, नहीं समझ बात के, चेकोस्लोवाकिया का कई भागों में बाद में विखंडन हो गया। दो आप देश नाम सुनते होंगे, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया। तो युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया, ये युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया, तो ये दोनों का विखंडन हो गया, तोड़ दिया गया। आप कमजोर रहिएगा, आपको आपका दुश्मन तोड़ देगा, कई भागों में तोड़ देगा। लोग चाहते हैं कि टूट जाए, नहीं समझ रहे बात के। यदि आप में संगठन है, आप मजबूत रहना चाहते हैं, तो आपको एकता के सूत्र में बंधना होता है। भारत को विखंडित करने का प्रयास पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा है, लेकिन उल्टा हो गया। पाकिस्तान पहले जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, वो अब पूर्वी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि बांग्लादेश है। इंदिरा गांधी के सौजन्य से 1971 वाला लड़ाई भी लड़ना पड़ा, लेकिन तो ये तो राजनीतिक है, कूटनीतिक मामला है, उसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, नहीं समझ रहे बात के। उसी प्रकार से लोग चाहते हैं टूट जाए। देश चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है भारत कई भागों में विखंडित हो जाए। ऐसे कंडीशन में चेकोस्लोवाकिया को तोड़ दिया गया, नहीं समझ रहे बात के, चेकोस्लोवाकिया को तोड़ दिया गया, ठीक है, कई भागों में। तो उसमें एगो चेक गणराज्य बना था। उसी प्रकार से युगोस्लाविया को तोड़ा गया कई भागों में, उसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि पूर्वी यूरोप के 3 देश, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य। पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य। पोलैंड, हंगरी, पोलैंड का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिया और हंगरी, हंगरी का नाम भी आप सुने होंगे, और चेकोस्लोवाकिया का नाम सुने होंगे। ये तीनों देश साम्यवाद को फॉलो करने लगे थे यूएसएसआर के प्रभाव में आकर के। नहीं समझ रहे हैं? ओ हो, नहीं समझ रहे हैं? फिर से बनाए, आप थोड़ा सा समझिए। ये क्या है? यूएसएसआर। ये क्या है? इधर अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है बीच में? तो बीच में ये क्या है? तो बीच में ये यूरोप है,
यूरोप है। यूरोप का ये बीच में लाइन क्यों किए हैं? क्योंकि यूरोप दो भागों में बांटा हुआ माना जाता था। इधर वाले को कहते थे हम लोग पश्चिमी यूरोप, ये पश्चिमी यूरोप था, और इधर वाला जो था वो पूर्वी, ये पूर्वी यूरोप था। पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश यूएसएसआर के प्रभाव में थे, यानी यहां पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। और इसमें पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य इसी के अंतर्गत आते थे। तो इसमें तीन देश का नाम लूंगा, एक पोलैंड होगा सर, एक चेक गणराज्य होगा सर, एक हंगरी होगा सर, एक हंगरी होगा सर, और एक चेक गणराज्य होगा। ये देश भी अब जब यूएसएसआर का 1990 के दशक में जो है वो विखंडन हो गया, तो ये देश भी कहे कि बाबू भैया हमारा जो मेन जो गार्जियन था वो हमारा तो नहीं रहा, अब यूएसएसआर टूट गया, वो खुद जो है बिलाला हो गया। बिलाला का मतलब कि उसके पास पैसा कौड़ी है ये नहीं है, हम लोग गलत के चक्कर में पड़ गए थे, लीडर के चक्कर में। यूएसएसआर कहा कि चलो 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 साथ में चलो, और इसकी स्थिति 1990 दशक आते आते ऐसी हो गई, 1985 में इसके पास खाने को नहीं था, दाना दाना को मोहताज हो गया रूस। और इसके जो सटे हुए जो लोग थे, आपके साथ लोग तभी, आपके साथ में तभी तक बने रहते हैं जब तक आपके पास माल है। आप मालामाल है तो आपके पास लोग बने रहेंगे, आपके पास नहीं है तो ये तो सब तो आप जानते ही हैं, ये सब क्या करना है। यूएसएसआर के पास जब तक संपन्नता थी तो देश जो थे वो इसके लटक में रहे, और जब ये खुद कंगाल हो गया भागना शुरू किए इससे। और यहां पर पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य ये सब जो है भाग के अलग हो गए, कहे कि नहीं हम अब साम्यवादी प्रभाव में ना रहेंगे, अब हम इधर आएंगे, पाला में बदल लिया। और यूएसए का जो पूंजीवाद था उसको समर्थन करने लगा। अब कहा कि इसका अस्तित्व खत्म, कहा कि हमको ऐसा करिए ना, नाटो का सदस्य हमको भी बनाइए, नाटो का सदस्य हमको भी बनाइए। आश्चर्य की बात है कि पूर्वी देश जो साम्यवाद को फॉलो करता था, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसा देश, वो भी जो है वो नाटो का सदस्यता के लिए अप्लाई किया, और नाटो उसको स्वीकार किया, और नाटो जो है सदस्यता दे दिया। तो ये एक एक्सेप्शनल मैटर है, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो नाटो का सदस्य है चाहे नहीं है, में बीच में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य डालेगा। आप सोचेंगे ये तो पूर्वी वाला है, आप सोचेंगे ये तो साम्यवाद का फॉलोअर है, आप सोचेंगे ये तो यूएसएसआर के सानिध्य में चलने वाला देश है, ये नाटो का क्यों सदस्य होगा? हो है नाटो का सदस्य पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे पूर्वी यूरोप के देश जो साम्यवाद को फॉलो करते थे, वो यूएसएसआर के विखंडन के बाद ये भी नाटो के सदस्यता हासिल कर लिए हैं। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? हमको लगता है आप समझ रहे होंगे। तो नाटो इंपॉर्टेंट है भैया, हम लोग बाद में नाटो का और पोस्टमार्टम करेंगे, डिटेल में और बात करेंगे। फिलहाल नाटो के लिए इतना ही। नहीं समझ रहे हैं बात के? नहीं समझ रहे हैं बात के? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, अमेरिका का नाटो के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। अमेरिका का नाटो, समझ लीजिए कि नाटो अमेरिकी जन्म दिया है, नाटो को वह बनाया है। ओ हो। अब कहेगा सर कैसे? फिर से मानचित्र देखो भैया, फिर से मानचित्र देखो। मैंने कहा ये अमेरिका है, यूएसए, और ये छोड़िए, और यहां पर ये यूरोप है, यूरोप है। तो जो अमेरिका और इसके बीच में जो आप देख रहे हैं, जो अटलांटिक महासागर ये वाला है, ये वाला बीच में, ये वाला, तो ये अमेरिका को चाह रहा था कि इन सब देशों के साथ जो है वो क्या करे, गठबंधन मजबूत करे। तो अमेरिका बहुत ताकतवर देश न था, तो इन छोटे छोटे देशों को जो है वो यही जो है सो बटोर करके अब एगो संगठन बनाया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। अमेरिका का प्रभाव, अब कहा जाता है कि विश्व की राजनीति में अमेरिका अहस्तक्षेपवाद की नीति में रहता है, मतलब कि किसी में हस्तक्षेप करता ही नहीं है। लेजिस्फेयर वाला कहते हैं, लेजिस्फेयर की नीति मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है।
लेकिन लेसेस फेयर का नीति त्याग दिया। अब ये इसको चूंकि नाटो का ये एक प्रमुख सदस्य के रूप में यूएसए है, इसलिए नाटो की स्थापना के बाद यानी 1949 के बाद अमेरिका का विश्व राजनीति में सक्रियता बढ़ गया, विशेष करके सैन्य संगठन के रूप में बढ़ गया। ये घुस घुस करके मारना शुरू किया। कभी अफगानिस्तान में, अभी ओसामा बिन लादेन को मारा पाकिस्तान में घुस के, ना नहीं समझ रहे बात के, तो ये घुस घुस करके मारना शुरू करता है। तो ये तब से, अब पहले स्थिर रहता था, जब तक कि आप इसको न छेड़छाड़ करिए तब तक कुछ नहीं। लेकिन अभी क्या है कि नाटो का जब से ये सदस्य बना है और नाटो को पैदा किया है जब से अमेरिका, तब से ये थोड़ा पूरे दुनिया में सक्रिय रहता है सैन्य क्षमता के मामले में, सैन्य सेना के मामले में। नहीं समझ रहे हैं? ओहो हो, बहुत हो गया। अब नहीं बोलेंगे नाटो के ऊपर, ज्यादा हो रहा है। बात समझे नहीं समझे? बात समझे नहीं समझे? बाद में 1954 में पश्चिमी यूरोपीय संघ का निर्माण कर दिया गया। पश्चिमी यूरोपीय संघ जो है वो आपको नाटो के बाद एक महत्वपूर्ण यूरोपीय संगठन है, सैन्य संगठन है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो है, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा इसका ये कहानी है कि कुछ देश ये चाहते थे कि एक थोड़ा अलग हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें यूरोप में, और कुछ देश चाहते थे कि नहीं सबको खिचड़ी में मिलाओ, सबको मिलाओ। नहीं समझ पा रहे? 10 लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं कि एकदम अपने पैर पर है, एकदम सक्षम है, तो चाहते हैं कि हमको स्वतंत्रता दो। लेकिन उसमें जो बहुत गरीब है, कमजोर है, लाचार है, बेकार है, वो चाहता है कि नहीं सबको एक में लपेट के चलो, हम भी थोड़ा उन लोगों के चक्कर में तनी जिए खाएं। नहीं समझ बात के? तो यूरोप के कमजोर देश स्वतंत्र नहीं होना चाहते थे किसी भी मामले में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चाहते थे कि हमारा पास है का है, हम साथे साथे लटकल चलेंगे और मजा लेते चलेंगे। नहीं समझ रहे बात के? ये तो सामान्य सी बात है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन जो बहुत संपन्न था वो चाहता था कि हम क्या हो जाए, स्वतंत्र रहें। तो 1954 ईस्वी में पश्चिमी यूरोपीय संघ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये पश्चिमी यूरोपीय जो संघ था अब थोड़ा सा एकता के सूत्र में बांधने का सभी पूरे यूरोप के संपूर्ण पश्चिमी यूरोप के सदस्यों को जो है वो क्या कर दिया कि बांधने का जो है वो प्रयास कर दिया। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? तो थोड़ा सा ये हो गया। तो एक और संगठन है पश्चिमी यूरोपीय संघ। इसमें एक ये कहानी हुई कि पश्चिमी यूरोपीय संघ में थोड़ा सा ये कब हुआ सर? 1954 में। यहां पर एक कहानी 1954 में किया गया जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जर्मनी के बारे में आप जान रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए, देखिए फिर से मैं बताऊं, ये अमेरिका है सर, है, और ये यूरोप है सर, ये यूरोप है। यूरोप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी, ये लाल वाला जर्मनी है। जर्मनी का 2 हिस्सा है, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा पर प्रभाव जो है, ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा पर प्रभाव रूस का है, और पश्चिमी हिस्सा पर जो प्रभाव है वो इंग्लैंड का है, यूके का, और ये अमेरिका का, और प्लस में जो है वो आपका फ्रांस का, ये पश्चिमी जर्मनी पर। इन लोगों ने क्या किया कि जर्मनी को जो है, जर्मनी को सैन्यकृत कर दिया, मैंने इसको सेना दे दिया। तय हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि जर्मनी को सैन्य विहीन कर देना है। जर्मनी में सेना देंगे तो ये दूसरे को मारेगा, ये पागल है, जर्मनी देश है, पागल है। लेकिन 1954 में इन लोगों ने क्या किया कि इसको सेना दे दिया। और चूंकि देखो, यदि नहीं देता तो क्या होता, ये पूरे पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो एक होना चाहते थे। तो यदि इसको सेना नहीं देता, बीच में ये बैलून की तरह रहता ना। नहीं समझ बात के? इसमें सेना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में पूरे पश्चिमी यूरोप को एक करने के लिए और पूंजीवाद का समर्थन करने के लिए ये जर्मनी को भी मिला दिया गया और पश्चिमी यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। नहीं समझ रहे बात के? तो इसलिए जो है वो क्या हो गया कि
ऐसा किया गया था। तो ये कहानी हो गया। तो पश्चिमी यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में क्या किया गया था? 1954 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो है वो एकता के सूत्र में बांधा गया संपूर्ण यूरोप को। तो ये थोड़ा सा जो है आप समझ गए। अब ये सैनिक एकीकरण वाला समझ गए। अब थोड़ा सा जो है हम लोग आर्थिक एकीकरण की बात करेंगे, लेकिन चलो इसी में पढ़ा देता हूं। हम सोचे कि वीडियो चेंज कर देते, नहीं इसी में पढ़ा देते हैं। तो अभी थोड़ा सा आर्थिक एकीकरण की भी चर्चा कर देते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब थोड़ा हम लोग आर्थिक एकीकरण की 5 मिनट चर्चा कर लेंगे। थोड़ा जल्दी में चर्चा करेंगे क्योंकि हमको लग गया भूख, हमें लगी है भूख और मैं जाऊंगा अब खाने। लेकिन मैं थोड़ा पहले बता देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक एकीकरण का। कहानी समझ रहे होंगे आप लोग मैं जो बताना चाह रहा हूं। देखो भैया, सब का सब एकीकरण किए, लेकिन जब पैसवे वाला नहीं एक में करिएगा तो एकता कहां से आएगा? नहीं समझ रहे बात के। एक में होना है तो पैसवा एक करना पड़ता है ना, नहीं समझ रहे बात के। तो ऐसे कंडीशन में सैनिक रूप से तो एकीकृत हो गया यूरोप, राजनीतिक रूप से तो यूरोप एक हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से कैसे एकीकरण करने का प्रयास किया गया ये आपको हम पहले भी थोड़ा बताए हैं। जुलाई 1944 ईस्वी, यानी वर्ल्ड वार जब चल ही रहा था, तो एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स समझौता या संधि। ब्रेटन वुड्स समझौता जो है 1944 जुलाई में हुआ, और इसके तहत जो है ये काम किया गया कि एक इंटरनेशनल बैंक होगा, यानी विश्व बैंक, और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी जिसको कि विश्व मुद्रा कोष हम लोग कह सकते हैं। तो विश्व मुद्रा कोष माने वैश्विक लेवल पे जो आर्थिक एकीकरण का प्रयास पूरे यूरोप में ही सबसे पहले प्रयास हुआ, जो बाद में पूरे विश्व के ये के लिए जोड़ा गया। तो इंटरनेशनल बैंक जो है यूरोप वाले ही शुरू किए थे, नहीं समझ गए। और ये ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कई बार सवाल पूछ चुका है कि विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत, ब्रेटन वुड्स जुलाई 1944 ईस्वी की बात है। तो आर्थिक एकीकरण का सबसे पहला जो बात करिएगा, इसमें ब्रेटन वुड्स संधि या समझौता, समझौता कह सकते हैं। और ये कब हुआ? तो ये हुआ जुलाई 1944 में ये हुआ। और इसमें क्या हुआ? इसी के तहत जो है वो इंटरनेशनल बैंक एवं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, विश्व मुद्रा कोष की क्या हुई? स्थापना। क्या हुई सर? स्थापना। नहीं समझ पा रहे हैं बात के। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता, ये आर्थिक एकीकरण का ये पहला कदम था। इतनी लड़ाई हो रही थी कि लोग समझे कि अब आर्थिक एकीकरण भी होना चाहिए, अर्थव्यवस्था नहीं तो सबका छिन भिन हो जाएगा, हम आपको पीटे, आप हमको पीटिए, वो उसको पीटेगा, सारे लोग गरीब हो जाएं, कमजोर हो जाएं, सारे लोग ऐसे ही भूखमरी का शिकार हो। तो इससे बढ़िया है कि हम आपको कुछ देंगे, आप हमको कुछ दीजिएगा, तो साथ में मिलके बिजनेस करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया, सार्थक और सकारात्मक कॉन्सेप्ट कि लड़ाई झगड़ा में फायदा नहीं समझ बात के। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता जो है वो 1944 ईस्वी में आर्थिक एकीकरण से संबंधित था। ठीक है। एक आपको जो है बेनीलक्स समझौता किया गया, जिसमें नाम से ही 1944 में ही ये समझौता हुआ, और इसमें चुंगी कर, जो बॉर्डर में जो चुंगी कर लगता है उसको जो है वो खत्म कर दिया गया। इसमें देखिएगा दूसरा जो समझौता हुआ, दूसरा बेनीलक्स, ये थोड़ा अलग अलग ये है, एक ही में डॉट 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 से मिला दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा इससे आपको नाम याद रखने में आसानी होगा, इसी से बना ही है बेनीलक्स समझौता। इसमें बे से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड और लक्स माने लक्समबर्ग, ये तीनों मिल करके कमजोर देश एक समझौता किए कि देखो हम लोग तो इतना गरीब कमजोर हैं कि जर्मनी, फ्रांस इस सब के चक्कर में, इंग्लैंड के चक्कर में तो पगलैये जाएंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं ये देश कहां है, मैं फिर से आपको बताता हूं। देख भैया,
ई है आपको फ्रांस, अब ई हो गया आपको जर्मनी। ये बड़का बड़का देश है, दुइयो फैटाफैटी करते रहता है। इसके बीच में एगो देश हो गया जिसका नाम है लग्जमबर्ग, याद रखिएगा। लग्जमबर्ग के ऊपरे जो है वो हो गया बेल्जियम, और बेल्जियम के ऊपरे जो है वो एगो देश हो गया नीदरलैंड। नहीं समझ रहे बात के? तो ये फ्रांस और जर्मनी के चक्कर में ये लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड हमेशा कूटते रहते थे। तो इन्होंने कहा कि चलो इन लोग मार संधि करते रहता है, फटाफटी भी करता है, तो हम लोग क्यों ना एक संधि कर लिया जाए। तो इन लोगों ने कहा कि बॉर्डर जो है इसको कैंसिल करो, ऐसा करो कि यहां से यदि कोई चलेगा तो नीदरलैंड से चला तो बेल्जियम में घुस गया, बेल्जियम से घुसा तो फिर लग्जमबर्ग में घुस गया, ऐसा जो है सो वो ए पार से ओ पार होइए, ये बॉर्डर को यहां से कैंसिल करिए। ये जो बॉर्डर आप जो बनाए हुए हैं ना इसको कैंसिल करिए। इससे क्या होगा कि यहां का सामान जो है वो जल्दी से यहां आ जाएगा। आयात कर लिया बेल्जियम, फिर यहां से भेज भी दिया, तो इससे क्या होगा कि यहां से यहां तक आर्थिक एकीकरण कम से कम होगा ना 3 देश में भैया, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में। तो इससे क्या हो गया कि इसलिए इसका नाम बेनीलक्स रखा गया। बेनीलक्स, एकरा में बेल्जियम थोड़ा इंपोर्टेंट था, तो सबसे पहले अपन नमवा वाला रखा, इसके बाद फिर नीदरलैंड था, और नन्हे के एकदम लग्जमबर्ग है, एकदम छोटे को के, तो लक्स अंतिम में हुआ, तब बी हो गया बेनीलक्स। तो बेनीलक्स एक समझौता हुआ था 1944 ईस्वी में, और ये आर्थिक समझौता है, इस फैटाफैटी करे वाला नहीं है, ये आर्थिक समझौता है। तो इस चुंगी कर, अरे चुंगी कर, बॉर्डर पे शुल्क आयात निर्यात माफ कर दिया था। आपको क्या लग रहा है ये आर्थिक है कि सैनिक फैटाफैटी हो रहा है? नहीं जन बात के, यदि कोई चुंगी कर खत्म कर रहा है मतलब कि आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। तो बेनीलक्स 1944 में समझौता हुआ ये तीनों देश के रूप में, और इन्होंने क्या कर दिया कि इसको खत्म कर दिया, चुंगी कर को। ये देश जो है ये कब हुआ सर? 1944 ईस्वी में, 1944 में। और इसको क्या कर दिया सर? इसको खत्म कर दिया गया। क्या खत्म कर दिया सर? तो ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये क्या खत्म कर दिया सर? तो ये खत्म कर दिया चुंगी कर। क्या खत्म कर दिया सर? चुंगी कर। एक चीज याद रखना है कि 44 में ये समझौता हुआ था, संधि, लेकिन जो लागू हुआ था, लागू जो होगा वो 1948 में लागू हुआ था, 1 जनवरी से। 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ था। यदि ये सवाल पूछता है कि बेनीलक्स समझौता जो है वो कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 1948 ईस्वी से लागू हुआ था। समझौता 1944 में सब किया था, लेकिन लागू होते होते 4 साल लग गया, 4 साल बाद लागू हुआ। 1 जनवरी 1948 से ई हो गया पूरा जो है ए पार से ओ पार जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा लीजिए, सामान बेचिए, कोई इशू नहीं है। चुंगी कर को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत जो है बेनीलक्स समझौता के तहत चुंगी कर को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। यानी ये एक आर्थिक समझौता है। यानी किसके किसके बीच में सर? तो ऊपरे नीदरलैंड है सर। देश कौन कौन रहेंगे सर? तो ऊपरे आप देख रहे हैं नीदरलैंड, देखिए बे मने बेल्जियम, बे मने कौची बेल्जियम, नी मने नीदरलैंड, आओ लक्स मने लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। नहीं समझ रहे? ये तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था, चुंगी कर को समाप्त कर दिया गया था। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसके बाद 1947 में जब आते हैं, जब भारत आजाद हो रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1 साल बाद 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत लाया गया था। इससे आप पहले से परिचित हैं, ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट था, ट्रूमैन सिद्धांत ये आपको पता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत, ये ट्रूमैन ने कहा कि पूरे यूरोप के देशों को एक कर दीजिए, उनको हेल्प करिए, आर्थिक रूप से सहयोग करिए और उनका एकीकरण करके और सहयोग करिए। तो ट्रूमैन सिद्धांत कब आया था? तो 1947 में, पहले भी बता चुके हैं। अब इसमें क्या था? तो इसमें यूरोप के देशों को सहायता करने की बात थी। यूरोप को सहायता, आर्थिक सहायता देने की बात थी, विशेष करके पश्चिमी यूरोप के देशों को। इसके बाद मार्शल योजना लाया गया था सर, ये आपको पता है। चौथा में मार्शल योजना, ये
मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री थे, ये आप पहले से कहानी जानते हैं। मार्शल योजना 1948 से 1952 के लिए लाया गया था। अमेरिका के विदेश सचिव थे मार्शल, जॉन मार्शल, और इनके नेतृत्व में जो है वो क्या हुआ कि मार्शल योजना लाया गया, और मार्शल योजना में लगभग जो है वो 16 देशों को 12 मिलियन डॉलर जो है, 11 मिलियन डॉलर का जो है, कहीं कहीं 12 भी लिखा रहता है, तो 11 से 12 मिलियन डॉलर जो है उनको क्या कर दिया गया कि दे दिया गया 16 देशों को। यूरोप के 16 देशों को जो है वो लगभग 11 मिलियन डॉलर जो है वो आर्थिक सहायता दे दिया गया। मार्शल का मानना था, ध्यान से समझिएगा, मार्शल कह रहा है अमेरिका का है, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है। मार्शल कहता है कि यदि जल्द पश्चिमी यूरोप को आर्थिक मदद नहीं दिया गया तो रूस का प्रभाव वहां पर पड़ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा कि वहां पर साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी। भारत नेपाल को मदद करता है। आप क्या सोचते हैं, कई बार लोग बड़ी गरियाते हैं कि घर में खाना खाने के लिए नहीं उसको मदद कर रहा है, नहीं समझ बात के। नेपाल को यदि भारत मदद करता है तो भारत की पॉलिसी है ना, आप समझिए ना। यदि भारत नेपाल को मदद नहीं करेगा तो चीन मदद करेगा, और चीन करता भी है। चीन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नेपाल में कर रहा है, नहीं समझ रहे मेरे भाई, ऐसे समझो। ये देखो, ये है भारत, जो ये है, अरे भाई, ये है भारत, ठीक। ये भारत है, और भारत के एने एगो बीच में हरियरका जो बना रहे हैं, ये नेपाल है, ये नेपाल है। और ये जो ललका है ये चीन है, जो ललका है चीन है, तो आप समझते हैं चीन। चीन का ये है कि ये देखो, ये जो हरियरका है जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बफर स्टेट कहते हैं। दो शक्तिशाली देशों के बीच का जो स्टेट होता है, राज्य या देश, उसको बफर स्टेट। ये क्या करता है कि चीन और भारत को भिड़ने से रोकता है बीच में। चीन यदि यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहां पर चीन का प्रभाव हो जाएगा, भारत से सट जाएगा। भारत से जहां जहां बॉर्डर सट रहा है, सिक्किम में, इधर जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में तो चीन से वहां पर लड़ाई चलिए रहा है। नेपाल में भी घुस जाएगा तो भारत तबाह हो जाएगा। भारत की मजबूरी है कि नेपाल को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। नहीं समझ पा रहे हैं बात को। तो पूरे दुनिया में देशों की मजबूरी होती है कि बीच में कोनो देश रहता है, ओकरा सपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका के साथ भी यही कंडीशन है। अमेरिका की जो व्यवस्था है, यद्यपि थोड़ा ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर शॉर्ट तो नहीं रहा है कोनो देश। जैसे मान लीजिए इधर अमेरिका है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, यूएसए की। और ये जो यूरोप है, इसमें पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी यूरोप इसमें भी समाजवाद है, सॉरी पूंजीवाद है पश्चिमी यूरोप में भी। तो अमेरिका ये चाहता है कि कम से कम यहां पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहे। नहीं समझ रहे बात के। यूएसएसआर का प्रभाव न पड़े, नहीं तो सब लेबर वाला हो जाएगा, लेबराइन हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात के, कांड हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो है, ऐसे कंडीशन में यहां के जो अमेरिका के जो विदेश सचिव मार्शल हैं, जो पूरे विदेश में इनका देख रेख हो रहा है, तो ये विदेश सचिव का नहीं सब काम होगा, हो नहीं समझ बात के। तो इन लोग क्या कर लिए कि इन लोग मार्शल साहब जो है वो कहे अमेरिकी सरकार को कि देखिए सर, आप राष्ट्रपति हैं, आप उपराष्ट्रपति हैं, आप कैबिनेट हैं, आप सांसद हैं, आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि जल्दी से यदि पश्चिमी यूरोप के देश जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, इस सबको यदि आप आर्थिक मदद नहीं देते हैं तो यहां यूएसएसआर घुसने के लिए रेडी है। यहां थोड़ा गरीबी बढ़ेगा, काहे कि यहां धुआं हो गया है 1945 तक, पूरा तहस नहस हो गया। क्योंकि हम काहे मदद करेंगे दोसर के? अरे मदद, लड़ाई आपके साथ मिल करके किया था ना वो दूसरे के विरुद्ध। तो आप ऐसे कंडीशन में, और सबसे बड़ी बात की लड़ाई में अमेरिका भी था और रूस भी हनिये के साथ था।
दुश्मन तो था नहीं। अमेरिका और रूस और पश्चिमी यूरोप मिल करके ना लड़ रहे थे, नहीं समझ बात के। तो ऐसे कंडीशन में आप नहीं यहां हेल्प करिएगा तो ई हेल्प कर देगा। अमेरिका धड़ाधड़ यहां के 16 देशों को जो है वो दे दिया, लगभग 11 से 12 अरब डॉलर दे दिया धड़ाधड़। यही मार्शल योजना है, वो इंपोर्टेंट है मार्शल योजना। ये आर्थिक सहायता है। ये तो अर्थव्यवस्था में कैसे पश्चिमी यूरोप अब इतना को दे दिया, तो अब इन लोग नहीं लड़ रहे हैं, चलिए भैया ठीक है, 12 अरब डॉलर लगभग मदद मिल गया। नहीं समझ तो मार्शल योजना, मार्शल अमेरिका के विदेश सचिव थे जिनका ये मानना था कि पश्चिमी यूरोप को यदि जल्दी हेल्प न किया जाए आर्थिक मदद, तो यूएसएसआर अमेरिका में ये यूरोप में ला करके बैठ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है मार्शल योजना लाया गया था। मार्शल योजना 1948 से 1952 तक चला। कब तक सर? 1948 से, ये 1948 में मार्शल योजना लाया गया था, 52 तक ये चला। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मार्शल योजना में क्या हुआ, 16 देशों को, पश्चिमी यूरोप के 16 देशों को मदद दिया गया। मदद 12 अरब डॉलर का क्या किया गया, मदद दिया गया। नहीं समझ रहे बात के, कहानी खत्म है। चलिए आगे पांचवा एक बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सर। पांचवा और छठा दो इंपॉर्टेंट रहेगा। पांचवा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे OEEC। नहीं समझ रहे बात के, OEEC एक ये रहेगा, और एक रहेगा OECD। ये दो ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये दो, ओ मने ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बीच में 4 आएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। नहीं समझ रहे बात के, फिर से समझिए। ओ मने ऑर्गेनाइजेशन, अब ये दो जो ई आया ना, तो एगो ई मने यूरोप और ई मने इकोनॉमिक और सी मने कॉपरेशन। नहीं समझ गए? तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोप को इकोनॉमिकली क्या कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, तो ये OEEC हुआ। नहीं समझ रहे? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन, लिख भी दे रहा हूं तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन। यूरोप का स्पेलिंग EUROPEAN ऐसे होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको 1948 में ही क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। पूरे यूरोप के देशों के लिए जो है उनका ये 1961 तक ये चला। जीवन स्तर में इनका क्या हुआ कि काफी हद तक जो है वो सुधार हुआ, और ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन ये काम किया। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे यूरोप को इकोनॉमिकली क्या कर रहा था, वो मिला जुला करके चलने के लिए ये था। कब ये शुरू किया गया था सर? 1948 में। ये कब शुरू हुआ सर? 1948 में। OEEC कब शुरू हुआ सर? 1948 में। कब तक चला सर? 61 तक। और ये जैसे ही अब हुआ कि खाली यूरोप से काम नहीं चलेगा, कुछ देश भड़क गए, अमेरिका कहे कि खाली आप लोग यूरोपीय का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हम लोगों को लेकर के चलते ही नहीं है, आप लोग का एकदम अलगे व्यवस्था हुआ है क्या? तो ऐसे कंडीशन में जब अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को जोड़ना हुआ, तब एक नाम कैसे रखिएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कैसे करिएगा? एगो ये हटाना ना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो बात के? जब अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को शामिल करोगे, 1948 से 61 तक चला, और ये 1961 में शुरू हुआ। 1961 में इसको बंद करके
OEEC को, ये वो यूरोपियन आ जा रहा है ना, यूरोपियन को कैंसिल किया गया और ऐसे में इसको कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, यूरोपियन हट गया और को मने कॉपरेशन और डी मने डेवलपमेंट कर दिया। कहा कि बस खाली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कहानी खत्म। नहीं समझ रहे बात के? तो ये आपको जो है 1961 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नहीं समझ रहे बात के? तो ये और OECD आया 1961 में। 1948 से 1961 तक यूरोप के आर्थिक एकीकरण के लिए OEEC चलाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नहीं समझ बात के? तो ये यूरोपियन को हटा करके अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सिर्फ यूरोप के देशों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए ये था। ये क्यों था सर? ये क्यों था? तो इसका फायदा ये हुआ कि यूरोप के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो और वो समृद्धि पाए, इसके लिए ये था। लेकिन OECD जो था ये क्या था सर? तो ये इसमें जो है वो यूरोप के अलावा अमेरिका, कनाडा देश को भी क्या किया गया, कनाडा जैसे देशों को सम्मिलित किया गया इसमें। अब ऐसे में इसमें सम्मिलित किया गया तो इसका नाम चेंज करना पड़ गया। नहीं समझ रहे हैं बात के? तो इस तरीके से जो है वो कहानी चला। तो ये आर्थिक एकीकरण का जो है सो प्रयास किया गया। तो ये कुल मिलाकर के ये सब कहानी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमको लगता है कि आप समझे होंगे। थोड़ा सा राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक, इनको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। 2 वीडियो है, पहला वाला थोड़ा सा बहुत फंस रहा था और पता नहीं ये कैसा हुआ है, हमको अभी आइडिया भी नहीं है, लेकिन ये ठीक होना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे, गुट निरपेक्षता की बात करेंगे और इसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन कैसे काम किया, क्या नहीं कर पाया, उसकी बात करेंगे। तो पूरा यूनिट ये हमारा खत्म हो जाएगा। हमने बहुत विधिवत डिटेल में एक एक चीजों को लेकर के आपको बताया, समझाया। हमें लगता है कि सफिशिएंट ही नहीं, इनफ हो गया, इनफ। इससे ज्यादा पढ़ना मूर्खता जैसा हो जाएगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान होने लगेगा। इतना आपको पढ़ना है। इतना के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे ज्यादा बहुत कम परसेंटेज में लोग पढ़ते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई ये नहीं होगा, लेकिन बहुत रेयर में, 0 पॉइंट में होंगे वैसे लोग। बात समझ रहे कि नहीं? ये हमारा अनुमान है, अनुभव है। काम भर हम आपको बताते चल रहे हैं। जितना बता रहे हैं वो वीडियो आप सुनिए, 5-5 बार देखिए। उसको आप क्या करिए कि नोट्स उसका बना सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप उसको याद जितना कर पाइए उतना करिए, रिवीजन करिए, सिलेक्शन पक्का होगा 110%। इससे डिटेल, इससे डेप्थ में नहीं होता है। ये आप थोड़ा सा भरोसा रखिए मेरे ऊपर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।